नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सुनील सर अपने YouTube चैनल 123। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन 2026 में आने की पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से संभावना है। जिस विषय को लेकर हम और आप मिलकर बल्कि अभी से तैयारी करने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में मैं सुनील सर आपके लिए लाया हूं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी उस सिलेबस के अनुसार जितने भी यानी इकाई 1 से लेकर इकाई 20 तक के जितने भी टॉपिक हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज और इकाई के अनुसार कवर करवाऊँगा और मतलब सारी वीडियो जो है तो आपको बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से और सही प्रकार से वीडियो सारी अपलोड कर दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इकाई 1 माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 का। इसके साथ साथियों आप पात्रता परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है, डीएड किया है और अगर आपने स्नातक में आपका जो मुख्य विषय हिंदी था, अगर आपने हिंदी को लिया था तो आप बिल्कुल योग्य हैं वर्ग 2 की तैयारी करने के लिए। और अभी साथियों, अगर आपने 2018 और 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो बढ़िया है, तो आप चयन की परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया यानी 2019 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो अगर आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पात्रता के साथ साथ आप चयन परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और अंग्रेजी विषय की, चाहे आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो, वर्ग 2 की या वर्ग 3 की, आप सभी के लिए जो यह वीडियो आपके लिए जो है तो पूरी तरह से लाभकारी होगी। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए आज हम बात करेंगे इकाई 1 यानी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, है ना। मध्यकालीन भाषा के अंतर्गत हम बात करेंगे पाली भाषा, प्राकृत भाषा, सौरसेनी भाषा, अर्धमागधी भाषा, मागधी भाषा, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं के बारे में। हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे, यानी हमारी जो हिंदी की भाषा है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है, हिंदी की उपभाषाएँ कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की भाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी में कैसी हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी खड़ी बोलियाँ। तो प्यारे साथियों, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जुड़िए, क्योंकि यह वीडियो हर जितनी भी सारी यूट्यूब पर वीडियो डाली जाती है चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के माध्यम से, वो पता नहीं कहाँ कहाँ का जो है तो टॉपिक आपको देते रहते हैं, आपको जो है तो गुमराह करने का भी काम करते हैं। तो इस वीडियो में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे, चाहे आप दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हों, बड़े बड़े सिटियों में रह रहे हों, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर मर ही रहकर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं। जैसा कि प्यारे साथियों हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, हम हिंदी जो प्राचीन ऐतिहासिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी, वह हिंदी तो बोलते थे, लेकिन जब तक साथियों हमें हिंदी के जन्म की सही जानकारी नहीं होगी, जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हिंदी का वास्तविक पुनरुत्थान कहाँ हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, तब तक हम इस विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। बात करें कि अगर हिंदी शब्द की, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से सिंधु, किससे, सिंधु शब्द से मानी जाती है। साथियों, आप
को शायद इस विषय में जानकारी ना होगी कि इसलिए आपको जो है तो हिंदी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ाने से पहले हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपनी जो स्टडी है उसको भी अधिक से अधिक वो बूस्ट कर पाएँ। तो जैसा कि आप सबकी पता है कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वह सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि यह वैदिक संस्कृत में सिंधु शब्द से आया है। ठीक है, जो हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द कहाँ से आया है? यह वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत में जो सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द से हिंदी शब्द आया है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, पहले जब आक्रमण किया जाता था प्राचीन भारत में, मतलब भारत में पुराने समय में, तो सिंधु नदी के कारण जो आक्रमणकारी थे, जो उस मध्य एशिया के जो राजा थे, जो व्यक्ति थे, वह इस पार नहीं आ पाते थे। ठीक है, तो उन्होंने सिंधु, तो जो हिंदी शब्द है वह सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है, जबकि सिंधु से सिंध बना, तो सिंधु से सिंध कैसे बना? क्योंकि जब जो सिंध नदी थी, जो सिंधु नदी थी, उसी के अनुसार जो है तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से सिंध शब्द बना। ठीक है, यह हमें जानकारी कहाँ मिलती है? यह हमें लौकिक संस्कृत में जानकारी मिलती है। संस्कृत दो प्रकार की है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत मतलब जो लोक में यानी जनता के बीच, जो जनता के बीच क्या थी? प्रचलित थी, वह हमारी लौकिक संस्कृत थी। और वैदिक संस्कृत कौन थी? वैदिक संस्कृत वह संस्कृत थी जिसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, तो वह हमारी वैदिक संस्कृत हो गई। लौकिक संस्कृत कौन सी हो गई? लौकिक संस्कृत हमारी क्या हो गई? यानी जो लोगों के बीच प्रचलित थी, लोगों आपस में उपयोग करते थे आपसी बोलचाल में, है ना। तो वो जो सिंधु शब्द था, वह सिंधु शब्द हमें लौकिक संस्कृत में जानकारी मिली। ठीक है, इसके बाद देखें कि जो ईरानी लोगों ने सिंध से हिंदू कहा था। ठीक है, हिंद शब्द बनाया। तो जो ईरानी लोग थे, ईरान यानी जो मध्य एशिया फारस से लोग जो आते थे, उन्होंने क्या किया कि जो सिंध शब्द है, ठीक है, सिंधु शब्द, सिंध शब्द से क्या बनाया? हिंदू बनाया या हिंद बनाया। यानी जो ईरानी लोग थे, जब वह भारत आते थे तो क्या करते थे? उन्होंने सिंधु को वह सिंध नहीं कह पाते थे। ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान थे, है ना। तो जब क्या करते थे? सिंधु नहीं बोल पाते थे तो वह क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे, हिंदू बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे या हिंद बोलते थे। ठीक है, वह सिंधु नहीं बोल पाते थे। ठीक है, फिर फारसी भाषा में इक लगाने से, जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में इक प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द हो गया। क्योंकि जब वह क्या बोलते थे? वह सिंधु नहीं बोल पाते थे तो वह क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे, हिंदी बोलते थे, तो वह इक प्रत्यय लगा देते थे। इक प्रत्यय लगाने से उन्होंने क्या किया? हिंदू का हिंदी खो गया। क्या हो गया? हिंदी खो गया। ठीक है, और फारसी में अंतिम परिवर्तन, यानी जो फारसी भाषा थी, फारसी में जो अंतिम परिवर्तन, यानी जो देखिए पहले क्या बना? सिंध बना, सिंध से सिंधु से सिंध, ठीक है, फिर हिंदू से हिंद। इसी प्रकार जो हिंद था, ठीक है, जो हिंद था, हिंदू या हिंद था, इसमें क्या लगा दिया? एक प्रत्यय लगा दिया। तो इस प्रत्यय लगाने से क्या हो गया? यह हिंदी शब्द बन गया। ठीक है, उसके बाद जब इस भाषा का जो अंतिम परिवर्तन हुआ, ठीक है, यानी फारसी भाषा में जो हिंदू या हिंद शब्द का जो अंतिम परिवर्तन था, वह क्या हो गया? हिंदी हो गया। और उसी हिंदी को हम आज भी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी कि आपने जाना अपने हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में, कि हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, किन लोगों के द्वारा की गई, है ना। तो आपको जानकर अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, इसके बाद देखें कि हम हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। यानी हमने हिंदी भाषा के बारे में जाना, हमारी हिंदी भाषा क्या थी, कैसे उत्पत्ति हुई। अब हम जानेंगे कि हमारे जो हिंदी भाषा है उसके विकास की आखिर क्रम क्या है, यानी हमारे हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, बात करें हम अपने हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा को सबसे पहले फारसी लोगों ने क्या कहा? सिंधु कहा या सिंध कहा। किसने कहा? ईरानी, है ना, जो ईरान से आते थे। फिर इन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदू, और सिंध को क्या कहा? हिंद। तो ये अपनी भाषा में यह सिंधु ही बोला करते थे। क्या बोला करते थे?
सिंधु ही बोला करते थे। जो सिंध प्रांत था उधर का, जो हमारी सिंधु नदी थी, उस सिंधु नदी को वह अपनी भाषा में सिंधु बोलते थे, लेकिन वह क्या बोलते थे, वह हिंदू बोलते थे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे कोई तोतला होता है, वह क्या बोलेगा, जैसे क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए खाना है ना, पानी पीना। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कोई पानी को क्या बोल दिया, जानी बोल दिया, नानी बोल दिया, है ना। तो इस प्रकार वह अपनी भाषा में तो सिंधु बोलते थे, सिंध बोलते थे, लेकिन उसका मतलब क्या होता था, वह हिंदू या हिंद बोलते थे। ठीक है। और इसी हिंदू या हिंद में क्या लगा दिया, एक प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया, एक प्रत्यय लगा दिया। जब एक प्रत्यय लगा दिया तो इन्होंने क्या बोल दिया, इसको हिंदिक बोल दिया। और इसी जो फारसी भाषा का जो अंतिम रूप था, ठीक है, वह क्या था, वह हिंदी था। ठीक है। चलिए, वह क्या था, वह हिंदी था। फिर बात करें आगे कि जो हिंदी है, हिंदी मूल रूप से कैसी भाषा का शब्द है, तो जो हिंदी है वह हिंदी मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न में पूछ लेगा, बताइए कि हिंदी मुख्य रूप से किस भाषा का शब्द है, तो वह किस भाषा का शब्द हुआ है, एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सिंध नदी से हुई है। तो आपने जैसे इससे पिछले बारे में जाना कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, वह सिंधु नदी से हुई है। ठीक है। फिर बात करें हिंदिक शब्द से यूनानी में, ठीक है, जो हिंदिक शब्द है, हिंदिक शब्द कैसा हो गया, फारसी भाषा, तो हिंदिक शब्द से यूनानी में, यानी यूनानी की भाषा में इंडिका या अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। तो जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, हिंदी भाषा को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी कैसी भाषा है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को जो यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, इंडिका कहते हैं, है ना। और अंग्रेजी को जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिया शब्द कहते हैं। और इसी इंडिया शब्द से हमारे भारत देश का क्या नाम पड़ा, इंडिया नाम पड़ा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें हिंदी शब्द का प्रयोग, तो हम जानेंगे कि हिंदी शब्द का प्रयोग कब हुआ, कैसे हुआ और किन लोगों में किया जाता है। ठीक है। यानी जो हमारे हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से कितने अर्थों में किया जाता है, तो मुख्य रूप से हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में किया जाता है। कितने अर्थों में किया जाता है, 3 अर्थों में किया जाता है। पहला कौन सा है, पहला है विस्तृत अर्थ में, ठीक है, किसमें, विस्तृत अर्थ में। दूसरा है भाषा विज्ञान के अर्थ में। तीसरा है संकुचित अर्थ में। ठीक है, किसमें, विस्तृत अर्थ, भाषा विज्ञान के अर्थ में और संकुचित अर्थ में। जो बात करें हम कि विस्तृत अर्थ में बात करें, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का विस्तृत प्रयोग, ठीक है, विस्तृत प्रयोग यानी बहुत अधिक, बहुत व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया जाता है, यह 5 उपभाषा के क्षेत्रों में किया जाता है। कितने भाषा में, 5 उपभाषाओं के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कितनी उपभाषा है, तो 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक है। कहीं कहीं जो है तो 18 बोलियां भी दिखाई गई किन्हीं किन्हीं किताबों में, लेकिन यह जो है तो इसमें मुख्य रूप से अगर बात करें NCERT भी मानता, आयोग भी मानता है, इसमें 17 भाषा मानता है। कितनी भाषा, 17 बोलियां, 17 बोलियां मानता है। और विस्तृत अर्थ में बात करें तो 5 उपभाषा इसके क्षेत्र। कितने उपभाषा क्षेत्र है, 5। प्रश्न में पूछ लेगा, बताइए कि हिंदी भाषा का विस्तृत अर्थ में कितनी उपभाषाओं का क्षेत्र है और कितनी बोलियां हैं, तो इसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक है। बात करें दूसरा कि भाषा विज्ञान के अर्थ में, हमने विस्तृत अर्थ के बारे में समझा। विस्तृत अर्थ में हमारी जो हिंदी की 5 उपभाषा क्षेत्र हैं और 17 बोलियां हैं। वहीं भाषा विज्ञान के अर्थ में बात करें तो हमारी हिंदी की दो भाषाएं, पहली है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है पूर्वी हिंदी। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, यह भाषा विज्ञान के अर्थ में। फिर बात करें कि संकुचित अर्थ में बात करें हिंदी का, तो हिंदी का जो संकुचित अर्थ में बात करें तो खड़ी बोली के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, खड़ी बोली में। तो हमने क्या जाना कि विस्तृत अर्थ में हिंदी का अगर विस्तृत अर्थ में बात करें प्रयोग, तो यह
5 उपभाषाओं के क्षेत्र में भी फैली हुई है और 17 बोलियां। ठीक है। भाषा विज्ञान के अर्थ में बात करें तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और संकुचित अर्थ में बात करें तो खड़ी बोली के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारी हिंदी का इतिहास क्या था, हमारे हिंदी की भाषाएं क्या थी, किसमें उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, कितने अर्थों में उपयोग किया जाता है हमने जाना। अब हम जानेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यानी हमारी जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनको कब प्रयोग किया गया, कैसे प्रयोग किया गया। ठीक है, तो बात करें कि जो प्राचीन यानी जो 2500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है वह ईसा पूर्व कहलाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी जो हमारी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है ना, तो यह हमारी सभ्यता कब थी? यह 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक थी। कब थी? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक थी। और इस सभ्यता में जो लिपि थी, जो भाषा थी, उस भाषा को आज तक किसी के द्वारा भी नहीं पढ़ा गया है और ना ही इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त की गई है। लेकिन उसके बाद यानी 1700 ईसा पूर्व के बाद, यानी 1700 ईसा पूर्व में हमारे भारत में कौन आए? आर्य आए। हम सभी जानते हैं जो आर्य आए थे वह कहाँ से आए थे? वह मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और आर्य मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते थे? तो वह संस्कृत भाषा बोलते थे। क्या? कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा बोलते थे, जिसे आर्य को हम, उनकी भाषा को हम क्या कहते थे? आर्य भाषा भी कहते थे। क्या कहते थे? आर्य भाषा कहते थे। और उनकी आर्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, तो जो उनकी भाषा थी, भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी उनकी? संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में, संस्कृत 2 भागों में बटी थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ? वेदों की रचना हुई, है ना, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी की रचना हुई। लेकिन जो लौकिक संस्कृत वह आपसी बोलचाल में प्रयोग की जाती थी। तो जो संस्कृत थी वह लौकिक भाषा में, यानी यह कब तक? जब आर्य हमारे भारत देश में आए थे तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 भाषाएं क्या हुई? प्रचलित हुई। कौन सी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। ठीक है, अपभ्रंश भाषा को आधुनिक भाषा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपभ्रंश को आधुनिक हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा थी? पाली भाषा और प्राकृत भाषा। ठीक है, बात करें आगे कि भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अगर देखें हम, तो विकास के क्रम की दृष्टि से, अगर विकास के क्रम की दृष्टि से देखें तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किसके दृष्टि से? विकास के क्रम के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के क्रम के आधार पर भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम बात करेंगे कौन सी? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बात करेंगे। यह किसके अंतर्गत भाषा है? यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत है। फिर दूसरी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इस भाषा में 3 भाषा थी। कौन थी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। कौन सी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। यह किसके अंतर्गत थी? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में यह भाषा बोली जाती थी। और कौन कौन सी बोली जाती थी? शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, और बात करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो आधुनिक भाषा हिंदी थी। ठीक है, इस भाषा में कौन सी हिंदी थी? आधुनिक हिंदी थी। ठीक है, इसमें जो है तो आधुनिक हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो हमने क्या जाना कि विकास के क्रम की दृष्टि से जो भारतीय आर्य भाषाएं थी वह 3 भागों में बटी थी। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में और
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन सी थी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आधुनिक हिंदी भाषा थी, ठीक है। यह किसके क्रम की दृष्टि से? विकास के क्रम की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर बात करें हम कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वह वैदिक संस्कृत। तो ये जो वैदिक संस्कृत थी, इस वैदिक संस्कृत का समय का कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय इसका माना जाता है। कितना माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व किसका समय माना जाता है? वैदिक संस्कृत का। फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का समय कब माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। कितना माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। बात करें वैदिक संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत बारे में बात करें हम कि यह वैदिक साहित्य तक सीमित थी। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो वैदिक संस्कृत थी वह मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित थी? तो वह केवल वैदिक साहित्य तक सीमित थी, ठीक है। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 52 मानी है। कितनी मानी है? 52 मानी है। किसने किसने मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। इन्होंने वैदिक ध्वनियाँ, जो वैदिक संस्कृत में जो वैदिक ध्वनियाँ थी उनकी संख्या कितनी मानी है? 52 मानी है। कितनी मानी है? 52 मानी है। प्रश्न में पूछ सकता है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या 52 मानी है? किसने मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने मानी है और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने वैदिक ध्वनियों में जो वैदिक साहित्य में जो ध्वनियाँ हैं उनकी संख्या कितनी मानी है? 52 मानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लौकिक संस्कृत, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी? वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ा। हम देखेंगे अब लौकिक संस्कृत भाषा में यह किस भाषा के भाग हैं? तो ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के भाग हैं, ठीक है। बात करें लौकिक संस्कृत के बारे में तो लोक या संसार, कहाँ? लोक या संसार में प्रचलित संस्कृत ही लौकिक संस्कृत कहलाई गई। कौन सी संस्कृत कहलाई गई? लोक या संस्कार में जो संस्कृत प्रचलित थी, जो फैली थी, जो विकसित थी, वह लौकिक संस्कृत कहलाई, ठीक है। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग पाणिनि ने अष्टाध्यायी में हुआ है, किया है। तो लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कौन सा रूप है? तो लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के एक ऐसा विस्तृत रूप है जिसका प्रयोग जो पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी, जब उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की तो उन्होंने मुख्य रूप से इस भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का? लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना में किया था, ठीक है। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियों को रखा गया है। तो जो लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियों को रखा गया है? 48 ध्वनियों को रखा गया है। और वैदिक संस्कृत में कितनी रखा गया है? तो 52 ध्वनियों को रखा गया है, ठीक है। इसमें यानी जो लौकिक संस्कृत में है, लौकिक संस्कृत में किसको किसको हटाया गया है? तो ये णा, जीवामूलीय, उपमानवीय, ठीक है, उपहेमनीय, इसको हटाया गया। ये इसको बोलने में ही भारी कठिनाई हो रही है, तो आप भी प्रयास कीजिए इसको। किसको किसको हटाया गया? णा, जीवामूलीय, उपमानीय, इनको जो है तो लौकिक संस्कृत से हटा दिया गया है। लेकिन इन चारों को किस में रखा गया? ध्वनियों को रखा गया है वैदिक संस्कृत में रखा गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको
समझने में समस्या रही तो आप वीडियो को एक बार 2 बार देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट प्यारे साथियों आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस सरल भाषा का प्रयोग करके मैं आपको यह सिलेबस समझा रहा हूं और आपकी तैयारी के लिए मैं भी जो है तो विशेष रूप से तत्पर हूं, तो आपको जो है तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, पूरा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सही ढंग से, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें तो वैदिक संस्कृत की ध्वनियों जो विलुप्त हो गई हैं, यानी ये वही ध्वनियाँ जो विलुप्त हो गई, कौन कौन सी? ड़े, ढ़, है ना, जीवामूली, ये जीवामूली हैं, ठीक है, और ये उपमाध्यमीय, ठीक है, ये क्या हो गई हैं? ये लौकिक संस्कृत से गायब हो गई हैं। इनका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही किया गया है। ठीक है, बात करें आगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, हमने क्या पढ़ा? हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ा, हमने उसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत को पढ़ा, लौकिक संस्कृत को पढ़ा। ठीक है, वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियों का प्रयोग किया गया, लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, लौकिक संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, वैदिक संस्कृत में वेदों को लिखा गया, है ना। तो ये जो थी प्रमुख प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं में 3 भाषा का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, यानी अगर बात करें हम पाली भाषा का समय काल, तो यह 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी 500 ईसा पूर्व से ईसा मसीह के जन्म तक इसका समय माना जाता है। ठीक है, फिर पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। तो पाली भाषा में किसने अपने उपदेश दिए? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, पाली को भारत की प्रथम देश भाषा या जन भाषा भी कहा जाता है। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो हमारी पाली भाषा थी, पाली भाषा को प्रथम भारत की प्रथम भाषा या जन भाषा या देश भाषा भी कहा जाता है। किसको? पाली भाषा को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे प्राकृत भाषा। हम क्या देखेंगे? प्राकृत भाषा, यानी जो प्राकृत भाषा का समय है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता। अब हम देखिए, हमने यहाँ ईस्वी शब्द का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि यह जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। ठीक है, लेकिन जो पाली भाषा थी वह 500 ईसा पूर्व से 101 ईसा पूर्व, यानी जो यीशु मसीह थे, ठीक है, यीशु मसीह के जन्म के 500 वर्ष पहले की वह भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। उसका समय कब था? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व था। लेकिन हम देखेंगे प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो समय था वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था, और इस भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। तो प्राकृत भाषा में किसने उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे। और पाली भाषा में किसने उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और पाली भाषा को क्या माना गया है? पाली भाषा को भारत देश की प्रथम भाषा या जन भाषा माना गया है। प्रायः सभी भाषाओं का विकास प्राकृत भाषा से ही माना जाता है। तो इसके बाद जितनी भी भाषाएं विकसित हुई वह किस भाषा से मानी जाती है? उनका विकास क्रम, तो वह प्रायः प्राकृत भाषा से माना जाता है। किसकी भाषा से? प्राकृत भाषा से मानी जाती है। ठीक है, हमने देखा। अब हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। इस अपभ्रंश भाषा का समय क्या था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कितना था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा का समय क्या था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, फिर बात करें कि अपभ्रंश भाषा को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? अपभ्रंश भाषा को। क्या माना जाता है? कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा
ठीक है, या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की जो कड़ी थी, जो एक कड़ी का काम करती थी, कौन करती थी? वह अपभ्रंश भाषा करती थी। कौन करती थी? अपभ्रंश भाषा करती थी। ठीक है, इसलिए अपभ्रंश भाषा को क्या माना गया है? इसे संधिकालीन भाषा भी माना जा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करती है? यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में एक कड़ी का काम करती है, एक जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें आगे। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने के महाभाष्य में मिलता है। तो जो अपभ्रंश भाषा थी, तो इसका सबसे पहले जो प्रामाणिक प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। किसका प्रयोग? अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले जो प्रामाणिक स्रोत मिलता है वह हमें महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, फिर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को णा भाषा भी कहा गया है। तो जो आचार्य किशोरी दास जी हैं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा को अणा भाषा कहा है। कौन सी भाषा कहा है? अणा भाषा कहा है। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है कि बताइए अणा भाषा शब्द अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो वह आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने किया है। ठीक है, तो इसको एक बार और देखते हैं कि इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच में किसका काम करती है? कड़ी का काम करती है। अपभ्रंश भाषा को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि ने के महाभाष्य में मिलता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को अणा भाषा भी कहा है। क्या कहा गया है? अणा भाषा भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को निम्न नाम दिए हैं, यानी जो हिंदी के प्रमुख विद्वान हुए हैं उन्होंने अपभ्रंश भाषा को अपने स्तर के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित उसे नाम प्रदान किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मनपसंद लड़का छोटा सा है, आप उसको छोटू बोलते हैं, कोई मोटू बोल देता है ना। इस प्रकार जितने भी व्यक्ति हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा को अपने स्तर से कई नाम भी प्रदान किए हैं। जैसे जिनमें अगर बात करें तो जो अणा भाषा का प्रयोग जो है यह विभ्रष्ट भाषा, अपहंस भाषा, परमंजरी, अवहट, आभीर, अब है, यह किसने कहा है? तो यह किशोरी दास जी ने, वाजपेयी जी ने इसे अपभ्रंश भाषा को कहा है। क्या कहा है? अणा भाषा भी कहा है, विभ्रष्ट भाषा भी कहा है ना, अपहंस भाषा भी कहा है, पटमंजरी भाषा भी कहा है, अवहट भाषा भी कहा है, आभीर भाषा भी कहा है और अवहट्ट भाषा भी कहा है। किसे? अपभ्रंश भाषा को किसने कहा है? इसे कहा है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक है, बात करें आगे। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? जो स्वयंभू हैं। ठीक है, स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, फिर अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास, अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास। वेदव्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का भवभूति किसे कहा जाता है? तो भवभूति भी पुष्पदंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार और इसको रिवीजन पर देख लेते हैं कि विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को कौन कौन से नाम दिए थी। तो जो वाजपेयी जी थे, ठीक है, कौन थे? किशोरी दास वाजपेयी। कौन थे? किशोरी दास वाजपेयी ने अणा भाषा, विभ्रष्ट भाषा, अपहंस भाषा, परमंजरी भाषा, अवहट भाषा, आभीर भाषा और अवहट्ट भाषा कहा। ठीक है,
स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अपभ्रंश भाषा का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अपभ्रंश भाषा क्या है? वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक आर्य भाषा के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जो पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे सौरसेनी भाषा, अर्धमागधी भाषा, मागधी भाषा, अपभ्रंश के बारे में हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे, हिंदी का भौगोलिक विस्तार जानेंगे, है ना, हिंदी की उपभाषाएं जानेंगे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, इनकी विशेषताएं हम अगली वीडियो में लाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, परेशानी होती है। इस तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक आप कहीं नहीं जाइए, आप अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, आप अपनी तैयारी में बेहतरीन ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं और फिर हम सब मिलकर उस अपने मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अंग्रेजी की भी तैयारी करते हैं या फिर अंग्रेजी की भी तैयारी करना चाहते हैं, वर्ग 2 की, वर्ग 1 की, वर्ग 3 की, तो आप हमसे जुड़िए और मेरा जो लक्ष्य है, मेरा मेन रूप से मैं मुख्य रूप से वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी, वर्ग 2 और 1 में मैं मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी, उसके साथ ही सामाजिक विज्ञान की भी यानी SST की भी आपको तैयारी करवाऊंगा। फिलहाल अभी हम वर्ग 2 और 1 और 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और अंग्रेजी, वर्ग 3 के साथ हम बाल विकास, पर्यावरण, गणित, पेडागोजी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी हम सभी लेकर चलेंगे। तो ये है हमारी जो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की बात चल रही है। इसके बाद ग्रामर की भी मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ग्रामर का अलग वीडियो रहेगा, हिंदी साहित्य का अलग वीडियो रहेगा। इसी तरह अंग्रेजी में भी ग्रामर की अलग रहेगी, व्याकरण की अलग रहेगी और लिटरेचर की अलग रहेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।